जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में। ठीक है ना। प्राचीन इतिहास के स्रोतों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है। और आज हम जानेंगे चीनी लेखकों के बारे में। ठीक है। यानी कि हमने सबसे पहले किसके बारे में जाना। यदि हमें प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत जानना है तो सबसे पहले हम लोगों ने वेदों को जाना। ठीक है ना। तो वेदों में हम लोगों ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों वेदों को पढ़ा। ठीक है ना। उनके बारे में डिटेल से जाना, लेकिन जो वेद हैं उनका कोई वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य नहीं है, इसीलिए ठीक है ना उन पे ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है। वो एक तरीके से प्रामाणिक नहीं माने जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या जाना कि हम किसके माध्यम से इतिहास के बारे में जान सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि हमें हज़ारों सालों 2000 साल 4000 साल पुराने राजा महाराजाओं के बारे में जानना है, उनके शासनकाल के बारे में जानना है, तो हम कैसे जानेंगे। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम जानेंगे लेखकों के माध्यम से। ठीक है ना। तो इससे पहले हम लोगों ने जितने भी यूनानी जो लेखक थे भारत में आए थे, जितने भी यूनानी विदेशी यात्री भारत में आए थे, उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे वर्णन किए हैं। ठीक है ना। अपने यहाँ कुछ किताबों का निर्माण किया है और भारत की व्यवस्था का वर्णन किया है। ठीक है। तो हमने पिछले लेक्चर में किसके बारे में जाना था, तो जितने भी यूनानी लेखक आए थे, जिस तरीके से मेगास्थनीज के बारे में जाना, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, मेगास्थनीज। ठीक है। वो सब कहाँ से आए थे, यूनान से, यानी कि वो यूरोपीय कंट्री से आए थे। और आज हम केवल इतना जानेंगे कि ये चीन से लेखक, चीन से जितने भी लेखक आए हैं उनके बारे में। अब चाइना के बारे में तो आप सब जानते होंगे। ठीक है ना। भारत का पड़ोसी देश है चीन, और जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है वो। ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चीनी लेखकों में सबसे पहले देखेंगे फायान को। ठीक है। किसके बारे में जानेंगे, तो फायान के बारे में जानेंगे। तो देखिए, फायान एक चीनी यात्री थे। फायान कौन थे, एक चीनी यात्री थे। सीधी सी बात है, हम लोग चीनी यात्री के बारे में ही बात करेंगे आज, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में लगभग 14 वर्षों तक रहे। ठीक है ना। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये गुप्त वंश के शासक है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त करते हैं और चंद्रगुप्त प्रथम इसका मूल रूप से राजपाट संभालते हैं। फिर आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और विक्रमादित्य के शासनकाल में कौन आते हैं, फायान आते हैं। ठीक है। फायान किसके शासनकाल में आते हैं, विक्रमादित्य भी चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में, अच्छा, उस समय इनकी जो राजधानी कौन थी, उज्जैन है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है उज्जैन, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी। और ये वहीं पर उज्जैन में लगभग 14 वर्षों तक रहते हैं। ठीक है ना। तो ये 14 वर्षों में उज्जैन में तो रहते ही, इसके साथ साथ भारत में जितने भी बड़े विश्वविद्यालय उन्होंने थे, उन सब में इन्होंने क्या शिक्षा ग्रहण की, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के ग्रंथों के बारे में विवरण लेने के आते हैं। तो देखिए, इन्होंने अपने विवरण में, जब ये 14 वर्षों तक भारत में रहते हैं, तो इसके बाद ये भारत के बाद ये कहाँ पे, चीन वापस चले जाते हैं, क्योंकि चाइना से ही आते हैं। जब ये वापस जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद एक पुस्तक वगैरह लिखते हैं, इनके यहाँ के ग्रंथ लिखते हैं। तो ये वहाँ के ग्रंथों में भारत की जनता के बारे में इन्होंने बताया है, एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के राजपाट के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। तो याद रखिएगा, फायान किसके शासनकाल में आए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्री एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, कूट बना के प्रश्न दिए जाते हैं कि फायान किसके शासनकाल में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। आगे देखिए, दूसरे हैं हेनसांग। हेनसांग किसके शासनकाल में आते हैं, हेनसांग आते हैं हर्षवर्धन। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आते हैं। और हेनसांग ने 629 में, है ना, 629 में इन्होंने क्या किया, चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। ठीक है। और लगभग 1 वर्ष में ये भारत की जब ये वहाँ की यात्रा करने के बाद भारत पहुँच जाते हैं फाइनली। ठीक है। तो सर्वप्रथम ये किस राजा के यहाँ आते हैं, हेनसांग। पहले तो ये रहते तो लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहते हैं हेनसांग। किसके शासनकाल में, उस समय के सबसे महान शासक थे हर्षवर्धन, लेकिन ये सबसे पहले कपीसा नामक एक राजा रहते हैं। तो कपीसा नामक राजा के दरबार में हेनसांग सबसे पहले आते हैं। ठीक है।
तो देखिए हेनसांग भारत में लगभग 15 वर्षों तक रहे। तो इन्होंने भी देखिए जैसे इससे पहले हमने किसके बारे में देखा, फायान के बारे में। फायान 14 वर्षों तक रहते हैं, हेनसांग 15 वर्षों तक भारत में रहते हैं। जब इतने वर्षों तक ये यहाँ पे रहते हैं तो भारत की व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और अपनी पुस्तकें लिखते हैं और फिर उन पुस्तकों में भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। अच्छा देखिए, हर्षवर्धन जो थे वो स्वयं एक कवि थे और उनके यहाँ भी एक फेमस कवि रहा करते थे, एक तरीके से उनके यहाँ एक दार्शनिक रहा करते थे जिनका नाम है बाणभट्ट। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं कि बाणभट्ट किसके यहाँ दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के यहाँ, ठीक है ना। तो हर्ष और उन्होंने हर्षचरित्र की रचना की थी। हर्षचरित्र की रचना किसने की थी, बाणभट्ट ने की थी। और उन्होंने जो हर्षचरित्र की जो रचना की थी उसमें उसके माध्यम से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। हालांकि वो उसकी रचना भारत में ही की गई थी, क्योंकि जो बाणभट्ट थे वो भारतीय राजा के यहाँ के दरबारी कवि थे। तो ये हमारे यहाँ के ग्रंथों की बात हो रही है, ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं अभी चीनी ग्रंथों के बारे में। तो कोरिलेट करके आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। तो ठीक है, तो हेनसांग लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहते हैं। उन्हें बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के चीनी ग्रंथ का पाठ किया था। उन्होंने क्या किया था, बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो चीनी ग्रंथों का एक बहुत बड़ा, मतलब वहाँ पे चीन क्या होता था, बौद्ध धर्म से उससे संबंधित एक तरीके से शिक्षा दी जाती थी। वो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है ना। इस तरीके के विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जैसे वर्तमान में यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी, ठीक है ना। चाणक्य के समय से ही हुआ करते थे ये सब, चाणक्य भी उन्हीं विश्वविद्यालय में पढ़े थे एक तरीके से, ठीक है। आगे देखिए, हेनसांग जब भारत से जाते हैं तो हेनसांग ने सियुकी नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें उस समय के राजा हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन मिलता है, ठीक है। हर्षवर्धन किस प्रकार के कवि थे, क्योंकि एक जो हर्षवर्धन थे स्वयं कवि भी थे, लेखक भी थे, ठीक है। और हेनसांग के अध्ययन, जब ये हेनसांग, क्योंकि ये नालंदा विश्वविद्यालय में भी रहते हैं, ठीक है, तो जब ये नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की तो वहाँ के कुलपति कौन थे, मतलब कि वहाँ के टीचर, जो मेन टीचर थे उस समय वहाँ के कुलपति कौन थे, तो वहाँ के कुलपति थे शीलभद्र, ठीक है। शीलभद्र थे और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी, याद रखिएगा, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था और यहाँ पर बौद्ध धर्म के ग्रंथों का पाठ भी कराया जाता था, ठीक है। मतलब कि बौद्ध धर्म की जो शिक्षा, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित था। हालांकि वर्तमान समय में बौद्ध धर्म इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन हर्षवर्धन के शासनकाल में अशोक ने जब बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लिया कलिंग युद्ध के बाद, तो बौद्ध धर्म पूरे भारत में फैल गया था, ठीक है। और उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, ठीक है ना, इन सभी में बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को पढ़ाया जाता था, याद रखिएगा। तो हमने किसके बारे में जाना, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आते हैं, हेनसांग, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है इत्सिंग, ठीक है, इनका नाम इत्सिंग है और इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत का भ्रमण करने के लिए आते हैं। इत्सिंग ने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, और तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में उस समय जो भी वर्णन हुआ था, भारत में जो भी राजा हुआ करते थे उन सब के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। तो चीन से कितने यात्री भारत में आए हैं, इत्सिंग के बारे में हम लोगों ने जाना, हेनसांग हर्षवर्धन के बारे में जाना, और फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, ठीक है। और इन तीनों चारों से ही क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे, है ना, मध्य एशिया से जो लेखक आए थे, लेखक दार्शनिक कह सकते हैं उस समय के, क्योंकि उस समय के बहुत बड़े ये कवि रहा करते थे, ठीक है। इनके बारे में इनके माध्यम से ही तो हमें जानकारी मिलती है इतिहास की, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।